जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यानी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं यूपी पीएससी जेआईसी एलटी एग्जाम के लिए 30 नंबर के जो जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का यह सीरीज बेहद ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेहद ही कारगर साबित होगा आप सभी दोस्तों के लिए। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 5वां। ऑलरेडी हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रखा है और साथ ही साथ दोस्तों जीआईसी एलटी के जो पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। उसका प्लेलिस्ट बना है, उसे भी जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की इस प्रैक्टिस सेट से क्या बनता है, आइए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से। पहला प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? तटीय मंदिर मामल्लपुरम, राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, या कैलाश मंदिर एलोरा, या जगन्नाथ मंदिर पुरी। और यह प्रश्न इतिहास का यानी हिस्ट्री का बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। 30 प्रश्न अति महत्वपूर्ण होंगे आप सभी दोस्तों के लिए जो मित्र जीआईसी एलटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोनों में काम करेगा यह प्रैक्टिस सेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 से 3 सेकंड का वेट करेंगे। आप लोग भी कमेंट में आंसर जरूर देंगे। किसका कितना सही हो रहा है, वीडियो के लास्ट में 30 में से किसका कितना सही हो रहा है आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन करेंगे। इसका राइट आंसर है पहले का सी यानी कैलाश मंदिर एलोरा। तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे, हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उस पर हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। एलोरा का गुफा नंबर दोस्तों 16 है। एलोरा का गुफा नंबर 16 कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें शिव की जो नृत्य मुद्रा में जो नृत्य मुद्रा है, जो नृत्य करती हुई ये वाली नृत्य मुद्रा में मूर्तियां पाई गई हैं। यह मंदिर शैलकृत स्थापत्य का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। यह प्रश्न पूछा गया है। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों पर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोग का एक शॉर्ट नोट्स की तैयार हो जाए एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन के लिए। तो आइए सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा आज के इस प्रैक्टिस सेट 5 में। प्रश्न कह रहा है, जवाबित का संबंध किससे है? और इतिहास में जो शब्द हैं दोस्तों, कुछ वर्ड्स हैं जिनसे प्रश्न एग्जामों में प्रश्न बनते हैं, तो बिल्कुल आप लोग इन चीज़ों को भी समझते हुए चलेंगे। राज्य कानून से, मनसब प्रणाली का नियंत्रण करने वाली कानून से है, या टकसाल से संबंधित कानून, या कृषि संबंधित कर से। तो आपको चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। 2 से 3 सेकंड का वेट करेंगे। आप लोग भी कमेंट में आंसर देते रहेंगे और इसका राइट बन जाएगा दूसरे का राइट आंसर दोस्तों ए, ये राज्य कानून से है। जवाबित का संबंध राज्य कानून से है, ए इज द राइट आंसर है। और जवाबित का जो आशय राज्य के कानून, लॉ ऑफ स्टेट है, लॉ ऑफ स्टेट से, ये लॉ ऑफ स्टेट से है। जब कोई शासक देश या काल परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए कोई कानून बनाता है तो वह कानून जवाबित कहलाता है। तो आपको पता हो गया होगा जवाबित का मतलब क्या होता है। हम लोग इस पर भी डिस्कस कर लिए। आइए, ये जो 30 नंबर की दोस्तों ये जनरल स्टडी, जीएस की जनरल स्टडी जो 30 नंबर की तैयारी कराई जा रही है, प्रैक्टिस सेट एंड पीवाईक्यू ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है। प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैं आप लोग को दोस्तों एक बार रिकमेंड कर रहा हूँ, एक बार आप लोग एएस के टीचिंग टेम्पल को जरूर विजिट करिए। बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कराई जा रही है। ओनली एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को ही दोस्तों इस चैनल के थ्रू कराया जाता है। तो आप लोग एक बार जाइए, चैनल को विजिट करिए। तो बिल्कुल आप लोग आज की इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट में जरूर बताएंगे आज का यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक यानी अवयव के रूप में नहीं लिया गया है? जो नहीं होते हैं ये आप लोग गोला कर लिया करिए ताकि प्रश्न पढ़ने में आसानी हो और क्या किसका आंसर देना है ये भी आपको पता चलिए। ठीक है, तो ये राइट आंसर तीसरे का हो जाएगा दोस्तों डी, यानी तीसरा राइट आंसर है डी। यहाँ पे देख सकते हैं शिशु मृत्यु दर, ये सही नहीं है। ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया है। यूएनडीपी से प्रश्न बनते रहते हैं यूएनडीपी से, तो इस टॉपिक को आप लोग तैयार करते चलेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। हम लोग प्रैक्टिस सेट को ही सॉल्व नहीं कर रहे दोस्तों, हम लोग प्रश्नों के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि प्रश्न किस प्रकार से बन रहे हैं। हम लोग पैटर्न को फॉलो करते चल रहे हैं ताकि जो एग्जाम में अगर हम लोग अगली बार जो जीआईसी एलटी का एग्जाम हो उसमें चीज़ों को समझते हुए हम लोग एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। इस चीज़ को आप लोग बेहतर ढंग से समझते रहिएगा। और अगली सीरीज पाने के लिए बिल्कुल आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे 6वीं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए। आइए देखते हैं आगे। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है और उसका कूट से आंसर सही करके देना है। लो भैया, और ये जो प्रश्न है कूट वाले, आप लोग अभी हाल ही में जो 12 अक्टूबर को पीसीएस का पेपर हुआ है,
अब लगभग सभी तथ्य और फैक्ट वाले जो क्वेश्चन बन रहे हैं सभी कूट में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग इस चीज़ से परिचित हो जाइए और प्रश्न इसी प्रकार से बनने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत हो जाइए, तैयारी करते रहिए। देखिए, साइमन कमीशन कब आया था भारत में, और भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, मार्ले मिंटो सुधार, और ये दोनों बहुत बार पूछे जाए, मार्ले मिंटो सुधार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो भैया इस चीज़ के प्रश्न बहुत बार बन रहे हैं, आप लोग भी कमेंट में आंसर जरूर देखिए। पहले हम लोग आंसर मिला लेते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों? साइमन कमीशन ये आया था 1927 में, 1927 में। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में, सभी दोस्तों पता होगा ये डेट इंपॉर्टेंट है। और अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 85 में किया गया था, 1885 में। और मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था। हमें नहीं लगता कोई आप लोग कोई प्रॉब्लम हुआ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी आपका क्वेश्चन हो या प्रश्न हो दोस्तों, या कुछ भी आपको सजेशन चाहिए तो बिल्कुल आप लोग कमेंट में कमेंट करेंगे, उसका आंसर मैं स्वयं दूंगा दोस्तों। और आपका कोई सुझाव हो या कोई आप लोग सुझाव देना चाहते हैं इस चैनल को, तो बिल्कुल आप लोग बेझिझक कमेंट में जरूर सुझाव दीजिए, उसको फुलफिल कंप्लीट मैं करूँगा दोस्तों। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं, आपको आंसर पता चल गया होगा। चौथे का राइट आंसर दोस्तों सी इज़ द राइट आंसर, मतलब 3 2 1 4 राइट आंसर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहेंगे, सभी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी, मुझे आशा है। सभी शानदार तरीके से मैं डिस्कस करता चल रहा हूँ। मैं एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों आप लोग के सामने उपस्थित होता हूँ कि प्रश्न किस प्रकार बन रहा है, प्रश्नों का पैटर्न क्या है, प्रश्न किस प्रकार आयोग बना रहा है। इस तरीके से हम लोग सभी चीज़ों को समझते हुए आपके सामने उपस्थित होते हैं। एक गोलाकार तथा वर्गाकार मैदान की परिधि बराबर है यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है, तब गोलाकार मैदान का क्षेत्रफल यानी वर्ग मीटर में होगा। पाई का मान दिया है 22/7। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में आप लोग जरूर इसका आंसर मेंशन करिएगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो पाँचवीं का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ई, यानी आपका 616। ए इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने छठवां, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई? तो इसे स्टार कर लें, यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण होगा। शाह नवाज खां या अब्दुल रहीम खान खाना, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा। तो आपको बताना है, ये इतिहास का प्रश्न है, और जिसका इतिहास सब्जेक्टिव जो चुना हो तो उसके लिए दोस्तों और भी बेनिफिट हो जाता है सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सभी पेपर के लिए, क्योंककि 60 नंबर इतिहास के आएंगे और 30 नंबर जो जीएस में, इसमें भी 4 से 5 नंबर इतिहास के आएंगे। तो कुल मिला जुला के लगभग मान के चलिए 65 नंबर आपके इतिहास से टोटल प्रश्न आएंगे, सब्जेक्टिव और जनरल स्टडी से मिलाकर। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, प्रश्न यहाँ से मिलेंगे अवश्य। वही प्रश्न इसमें है दोस्तों जो एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो छठवीं का राइट आंसर है सी, यानी टोडरमल राइट आंसर है। टोडरमल अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष आईन ए दसाला टोडरमल बंदोबस्त नामक एक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगल कालीन लगान व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं टोडरमल से संबंधित। टोडरमल बंदोबस्त या आईन ए दसाला, इसको तैयार करके रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बन सकता है कभी भी। अगला प्रश्न बनेगा, ये आपके सामने क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बनेगा, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर। तो इसका आंसर आप सभी दोस्तों को पता ही होगा, और बिल्कुल आप लोग इसका आंसर गलत भी नहीं करेंगे। कमेंट में आप लोग इसका आंसर बिल्कुल सही बताइएगा, ठीक है, क्वेश्चन अच्छा भी है तो पता ही होगा, चर्चा में रहता है। सातवें का राइट आंसर हो जाए बी, यानी रांची, ठीक है। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक है। बिरसा मुंडा ने अपने क्षेत्र में जनजाति लोगों को एक करने के लिए यह नारा दिया था कि ठाकुर भगवान ने उसे दूत बनाकर भेजा है ताकि लोगों को अंग्रेजों के बंधन से मुक्त करा सके। इससे हमें आप सब लोगों को सहयोग चाहिए। बिरसा मुंडा आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया, और 1899 में दोस्तों 1899 में बिरसा मुंडा पकड़ा गया था तथा जेल में उसकी मृत्यु हो गई थी 1899। कभी कभी तथ्य यहाँ से भी बन सकता है, तो आप लोग चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या प्रश्न बनेगा आगे। आपके सामने क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? चित्तरंजन दास, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मोतीलाल नेहरू या तेज बहादुर सप्रू। आठवीं का राइट आंसर दोस्तों होगा क्या? आठवीं का राइट आंसर है ए, यानी चित्तरंजन दास। ए इज द राइट आंसर है। जो अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था, कब हुआ था अलीपुर षड्यंत्र केस दोस्तों? ये आपका हुआ था मई 1908। मई 1908 से लेके मई कब तक? 1909 तक।
तक चला था और ये महत्वपूर्ण कोर्ट ट्रायल था। इसमें 37 अभियुक्त संदेहास्पद थे और खुदीराम बोस, नाम याद करके रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, खुदीराम बोस दोस्तों, प्रफुल्ल चाकी के साथ अरविंद घोष भी अभियुक्त थे इसमें। उनका बचाव चित्तरंजन दास ने किया था। 3 नाम है, तीनों नाम की याद करके रखिएगा। मैं एक बार पुनः दोहरा दे रहा हूँ, कौन कौन थे? खुदीराम बोस थे, प्रफुल्ल चाकी, अरविंद घोष। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्रश्न यहाँ से बना हुआ है तो मैं चीज़ों को डिस्कस करता चल रहा हूँ। जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आगामी एग्जामों में प्रश्न बनने की जिसकी प्रबल संभावना है, उसको मैं डीपली डिस्कस करता चल रहा हूँ प्रैक्टिस सेट के थ्रू। ऑलरेडी हम लोगों ने PYQ यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बने हैं 30 नंबर GS के, उसको ऑलरेडी मैं सॉल्व करा के प्लेलिस्ट में मेंशन किया हूँ, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो आपको आंसर बताना है। यह पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट, स्टार्ट कर लेंगे और सभी दोस्तों को पता ही होगा। तो ये क्वेश्चन गलत होने नहीं चाहिए। आता हुआ प्रश्न अगर आप गलत कर रहे हैं तो एग्जाम से आप ऑलरेडी मैदान से बाहर हैं। इस पर मैं बहुत कड़क से इतने तेजी तरीके से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आता हुआ प्रश्न आप गलत करेंगे तो बहुत ही समस्या बन के खड़ी है आप लोगों के सामने। तो बिल्कुल आप लोग इस चीज़ को जितना जल्दी दूर कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो आइए देखते हैं। 9वां राइट आंसर है दोस्तों C, यानी या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। राइट आंसर है C। और संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है, आप लोग भी कमेंट में मेंशन करेंगे। ये आर्टिकल किसके आर्टिकल तहत? 368 के तहत संविधान के संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। केवल धन विधेयक जो होता है, केवल धन विधेयक, धन तथा वित्त विधेयकों के लिए यह प्रतिबंध है क्योंकि प्रथमतः लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं धन विधेयक और वित्त विधेयक। इस चीज़ को आप लोग चार्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैं डिस्कस कर दिया हूँ। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु इसकी स्टार कर लीजिए, ये ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो संपूर्ण मानव जाति के 16%, 16.5% या 17% या 18%, 28%। तो आपको बताना है 10वीं का राइट आंसर है B, मतलब 17.5%, 17.5%। इसको याद करके रखिएगा, यह प्रश्न पूछा गया है। भारत का जो क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है कमेंट में आप लोग बताएंगे। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है 2.42। ये इंपॉर्टेंट है, 42 इंपॉर्टेंट है। जो भारत का क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है। और कौन कौन से 7वां स्थान है, आइए हम उससे भी देख लेते हैं। एक भी प्रश्न हम नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम में आपको दिक्कत करिए, तो इसे भी देख लीजिए। पहले पे आपका रसिया है यानी रूस है, ठीक है दोस्तों, रसिया है। दूसरा है दोस्तों कनाडा, ये भी आप लोग समझते हुए कनाडा है। तीसरा दोस्तों चाइना है, ठीक है, चाइना, इसे तैयार कर लीजिएगा। अब चौथे स्थान पे कौन है दोस्तों, चौथे स्थान पे USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। 5वें दोस्तों ब्राज़ील है। क्या क्या बनेगा मैं सब डिस्कस कर दे रहा हूँ। ब्राज़ील है। 6वां दोस्तों है आपका ऑस्ट्रेलिया, कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। और 7वां आपका इंडिया है, 7वां आपका इंडिया, ये यानी भारत है। और 8वें पे अर्जेंटीना है, इसे भी जान लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, मैं सभी चीज़ों को डिस्कस करता चल रहा हूँ। तो एक बार आप लोग जरूर चैनल से जुड़ जाइए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। बहुत ही शानदार तरीके से, सारगर्भित तरीके से, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड, बहकाने का काम नहीं है दोस्तों। इस चैनल का मोटिव यानी उद्देश्य ही है दोस्तों वही चीज़ें आप लोग के सामने लाया जाए जिसका एग्जाम में प्रभाव पड़े, जिसका एग्जाम में प्रश्न डायरेक्टली देखने को मिले, जैसा कि UP PCS में और पेट में इस चैनल के थ्रू ऐसा करके दिखाया गया है। आप लोग देख सकते हैं जो लेक्चर पुराने पढ़े हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है, तो आपको बताना है किस युग्म का मिलान सही दिया गया है। तो 11 का राइट आंसर होगा क्या, 11 का राइट आंसर है B, यानी भूमध्य क्षेत्र जो है ये गरज के साथ वर्षा मध्यमा में होता है, यही सही है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा 12वां, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका D, यानी भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये गलत है। 12 का राइट आंसर है दोस्तों C। ये देखिए थोड़ा इसमें स्प्रिंट हो रहा है, कौन सा कथन असत्य है दोस्तों इसमें, तो 12 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या, 12 का राइट आंसर है C, यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये आपका गलत है। इसका भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणी मत पद्धति के अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। तो आप लोग स्टार्ट करते हुए सभी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। और वीडियो कैसा लग रहा है लास्ट की वीडियो कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इस लेक्चर को अपने मित्रों ग्रुप में साझा जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्र इस चैनल से जुड़कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की शानदार तरीके से
तैयारी कर सके। आप लोग जरूर सपोर्ट बनाए रखें ASK टीचिंग टेम्पल को, और आप लोग जरूर सपोर्ट करिए। आपका सहयोग अपेक्षित है। आप लोग तुरंत से तुरंत मतलब जल्द से जल्द दोस्तों 1000 प्लस सब्सक्राइब पहले आप लोग कंप्लीट कराइए। और इस चैनल के थ्रू बहुत कुछ आप लोग को देखने को मिलने वाला है दोस्तों। कुछ 2 से 3 दिन में कुछ आप लोग वेट करिए, बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। मुझे आशा है सभी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। और जो मित्र नए हैं चैनल पर, वीडियो को वॉच कर रहे हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और PDF पाने के लिए और क्लास नोट्स पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सभी PDF और क्लास नोट्स वहीं पे मिलते हैं। ये उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, और डायरेक्ट आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, नाम सर्च करके। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण कितना अनिवार्य होना चाहिए दोस्तों? 13 का राइट आंसर है डी, यानी संपूर्ण भूमि का 33%। इंपॉर्टेंट पूछा गया है। अगला प्रश्न बनेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? मोती है, मूंगा है, लाख, गोंद। सभी दोस्तों पता होगा। 14 का राइट आंसर दोस्तों सी, लाख होता है। लाख कीट के शरीर से निकला स्राव है। भारत विश्व का 80% लाख पैदा करता है। भारत कितना? 80%। और लाख लक्ष्य कीट यानी लैक इंसिट की लक्ष्य ग्रंथियों से द्रव रूप में निकलता है, जो सूखकर सख्त तथा ठोस बन जाता है। इसमें 68% रेजिन होता है, 68% रेजिन और 10% रंगीन पदार्थ होते हैं दोस्तों। और 6% क्या होता है दोस्तों? इसमें 6% आपके मोम होते हैं, 5.5% गोंद और 4% शर्करा होता है। लो भैया, हमने सभी चीज़ों पर डिस्कस कर लिया। अब प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, और 1 से 2 बार प्रैक्टिस सिर्फ जरूर सॉल्व करिएगा। PCPSB द्वारा मृदा की उर्वरता में सुधार होता है, क्योंकि वह क्या होता है दोस्तों? वह होता है 15 का C, यानी मृदा में स्थिर फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है। तो आइए, जो फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया मृदा में स्थिर फास्फोरस की घुलनशील करके इसकी उपलब्धता को यानी इसकी बेनिफिट को बढ़ाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न बनेगा ये आपके सामने। क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला होता प्रतीत होता है। मुझे बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, आपको पता ही होगा। तो भैया आप लोग फटाफट कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे आप लोग दोस्तों। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मुझे पता है, आप लोग को पता ही होगा। आइए हम लोग 17 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1, सूची 2 को सुमिलित करना है और कूट का आंसर देना है। एक तरफ क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्र हैं और उससे संबंधित राज्य हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कौन क्रांतिक प्रदूषित हैं। तो कौन सा प्रश्न है ये प्रश्न आपका है कौन सा? 17वां प्रश्न है। आइए इसे देख लेते हैं। 17वें का राइट आंसर होगा क्या? ए होगा, मतलब 3, 1, 4, 2, मतलब पहले का चेंबूर, ये आपका महाराष्ट्र में है। गोविंदगढ़ पंजाब, आपका सी है सुकिंदा उड़ीसा, उद्योग मंडल केरल। तो ये राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? एक रेलगाड़ी 250 मीटर यानी 250 मीटर लंबी है। यदि यह वह रेलवे लाइन द्वारा ब्रिज को पार कर में 50 सेकंड लेती है, तो उसकी गति कितने किलोमीटर घंटा होगी? तो आप लोग इसे सॉल्व करिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। 2 से 3 प्रश्न या 4 प्रश्न मैथ के पूछे जाएंगे और 3 से 4 प्रश्न करंट से भी पूछे जाएंगे। करंट के लिए आप लोग निश्चित रहिए। जनवरी से लेके अक्टूबर तक क्रॉनिकल मैगजीन को कंप्लीट कराया गया है इस चैनल के थ्रू, और दूसरी मैगजीन है दृष्टि, जो मंथली यूपी स्पेशल करंट अफेयर आती है, जनवरी से लेके अक्टूबर तक को उसको कंप्लीट कराया गया। दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग देख सकते हैं जाकर। आइए इसका आंसर हो जाएगा 18वें का। 18 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या? ए, यानी 18। और फार्मूला भी लगेगा क्या दोस्तों? चाल बराबर दूरी बटा समय आप लोग लगाएंगे, या देख कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व करेंगे आप लोग। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय दोस्तों, दूरी बटा समय हो जाएगा। तो मान रख दीजिए सी पे 2.5 यानी 250 गुणे बटा 50। तो इसे काटेंगे, आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो 5 मीटर सेकेंड इसे आप लोग बदल देंगे किलोमीटर घंटे में, तो 5 गुणे आपका कितना हो जाएगा? 18/5 कर देंगे। तो ये काटेंगे तो 18 किलोमीटर आएगा। लो भैया हमने सॉल्व भी कर दिया, आप लोग इसे 18 मिनट आएगा, 18। ठीक है, राइट आंसर ए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा 19वां क्वेश्चन बनेगा। 19वां ये भी आपका मैथ से ही है। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है दोस्तों, 4 अंकों वाली सबसे छोटा नंबर जो 7 से विभाजित हो सके, तो कौन होगा इसमें? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 1101 राइट आंसर है। इसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है दोस्तों? 1000 होती है, सभी दोस्तों पता होगा। और 7 से विभाजित करने पर मतलब यही आपको 7 से भाग दे देना है 1000 में। तो कितना आएगा? भाग देंगे तो 142 आएगा, 142 आएगा। फिर 7 से विभाजित 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी? 7 गुणे
143 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वही 1001 आ जाएगा। ये हमने इसे भी सॉल्व कर दिया, देखिए सी राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। 20 क्वेश्चन की तरफ पहुँच चुके हैं, 10 क्वेश्चन और आपके शेष बचे हैं इस प्रैक्टिस सेट में। यह सीरीज लगातार चल रही है दोस्तों और बहुत ही महत्वपूर्ण कारगर साबित होगी आप सभी दोस्तों के लिए। जेईसी एलटी दोनों एग्जाम के लिए बेहद ही इफेक्टिव है, आप लोग इसे मिस नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किनके उद्गम स्थल हिमालय से नहीं है, तो स्टार कर लेंगे। प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं इस समय, पीछे में प्रश्न बना है इस तरीके का। गोमती, रामगंगा, बेतवा, शारदा। राइट आंसर है 20 का राइट आंसर है दोस्तों सी बेतवा। यानी एक और कितना है, कोड वाला प्रश्न है, नीचे देखिए मैं गलती कर रहा था। 1 और 3 मतलब कौन कौन से, गोमती होगी और आपका बेतवा होगा। लो भैया ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग 21 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन बनेगा अगला। ये आपके सामने क्वेश्चन है काहिरा दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है 21वां। ये है आपका काहिरा का समय ग्रीनविच के 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित होगा। लो भैया ये भी प्रश्न बन ही जाता है। 21 का बी हो जाएगा 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं, नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चुनिए। तो आप लोग भी चुनिए। 22 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी 1, 2 और 3 राइट आंसर है। एक बार आप लोग देखिए, पूरा क्वेश्चन देखिए और यहाँ से आप लोग आंसर दे सकते हैं, तो देख सकते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन देखते हैं। आज का 23 क्वेश्चन क्या कह रहा है आज की इस प्रैक्टिस सेट का। जनानकी लाभांश, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे स्टार कर लेंगे। यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, तो इसका ऑप्शन ऊपर है। आइए हम लोग ऊपर देखते हैं। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कुशलता और विकास प्रोत्साहन। ए इज द राइट आंसर है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा पे आगे, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार हैं। लो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी साइंस का अति महत्वपूर्ण होगा। तो कौन है इसमें, 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कौन सा होगा डी। 1, 2, 3 तीनों जिम्मेदार होंगे दोस्तों, मतलब परीक्षण भी हो जाएगा, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन, तीनों राइट आंसर होंगे। ये तीनों वाले सही हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से अपवर्तित होता है तब वर्षा की बूंदें प्रकाश को 7 रंगों में विक्षेपण कर देती हैं, मतलब डिस्पर्जन कर देती हैं, जिससे प्राथमिक इंद्रधनुष उत्पन्न होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप बनता है। ये दोनों चीजें, प्राथमिक और द्वितीयक, हमने दोनों चीजों पर समझ लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। दोनों क्वेश्चन बने तो गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 25 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। जल्दी 5 क्वेश्चन और हैं, 1 से 2 मिनट का और समय लगेगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मुझे पूरा आशा है सभी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं डीपली डिस्कस करता चल रहा हूँ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ है उद्यान से होकर बहने वाली नदियाँ, मतलब कौन से राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदियाँ बहती है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, तो आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा। 25वां का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कोई नहीं, इसमें कोई नहीं है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो एग्जाम में बनने लायक है। 25वां, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय जो उद्यान है उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। इस उद्यान में रामगंगा नदी होकर बहती है। जिम कॉर्बेट में, इसमें जिम कॉर्बेट में कौन सी नदी बहती है दोस्तों, इसमें सही सुमेलित है, कौन सही है, कोई नहीं सही है। ठीक है, एक बार पुनः हम लोग देखते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय जो उद्यान उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, इस उद्यान में रामगंगा, यहाँ से रामगंगा नदी बहती है, इसे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। रामगंगा बहती है। और अगला जबकि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में अवस्थित है। इस उद्यान से कुंथी पूजा नदी, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, पूजा नदी निकलती है। इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। प्रश्न बहुत बार पूछा है तो मैं सभी चीज़ों को डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि एग्जाम में, आगामी एग्जाम में प्रश्न बने, आप लोगों से गलतियाँ बिल्कुल ना हो। मैं पहले कह चुका हूँ, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों को ही कराया जाता है यहाँ पे। तो एक बार आप लोग चैनल से जुड़िए और तब बताइए कि प्रश्न कैसे और किस तरीके से एग्जाम में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैं एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों आप लोग के सामने उपस्थित होता हूँ। तो अगला बनेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ से क्या होगा, इस उद्यान से कौन सी पूजा नदी प्रवाहित होती है, ब्रह्मपुत्र काजीरंगा नेशनल पार्क से होती है। लो भैया, काजीरंगा नेशनल पार्क से ब्रह्मपुत्र है। लो भैया, तीनों इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ब्रह्मपुत्र नदी, रामगंगा नदी, साइलेंट वैली, कुंजी पूजा नदी। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग 4 क्वेश्चन और है शेष। निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, कोशिका कला और कोशिका द्रव्य केंद्रक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका कला
कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाई जाती हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कोशिका शरीर संरचना की सूक्ष्मतम इकाई है, यह पूछा गया है। और कोशिका की प्राणमूलक क्रियाएं कोशिका द्रव्य पर निर्भर करती हैं। और प्रश्न दोनों इंपॉर्टेंट है, तथ्य भी इंपॉर्टेंट है जो मैंने डिस्कस किया है। अगला प्रश्न बनेगा, कौन सा यौगिक जो सफेद ठोस और जो वायु से जल वाष्प को अवशोषित करता है? 27 का राइट आंसर है बी, कैल्शियम क्लोराइड। आइए हम लोग 28 क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सांख्यिकी दिवस 2025 का विषय क्या था? इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग स्टार्ट कर लेंगे। दिवस से प्रश्न पूछे गए हैं तो बिल्कुल आप लोग तैयार कर लीजिए। 28 क्वेश्चन है सी, यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 75 वर्ष। अगला क्वेश्चन बनेगा 29। तो एक क्वेश्चन और शेष है आज की इस वीडियो में। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन ये करेंट का है। रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? जो मैंने करेंट अफेयर करा रखा है, यह प्रश्न उसमें शामिल है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी, किंगदाओ चाइना में। सी इज द राइट आंसर है। लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट यानी 30 का, तो बिल्कुल आप लोग बताएंगे वीडियो कैसा लगा। 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण वर्चुअली उद्घाटन किया है? 30 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए, लखनऊ में। ये 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर था 5वां। अगला प्रैक्टिस सेट यानी 6वां प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा अब बताइए। 30 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ कमेंट में जरूर करिएगा दोस्तों। और बहुत ही शानदार तरीके से यह श्रृंखला चल रही है। 30 नंबर की जनरल स्टडी की जल्दी दोस्तों 40 नंबर वाला यानी जीआईसी के लिए स्टार्ट होगा। और सब्जेक्टिव जो 60 नंबर के ज्योग्राफी, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब मिलेंगे 6वें प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।